हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पता है, यहाँ पे एक सी सेट यूपीएससी सी सेट के पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है। अब क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के आ रखे थे, तो ये आपके सीडीएस के पेपर में भी आ सकते हैं और सीडीएस के अरिथमेटिक का पोर्शन ये बन सकते हैं। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस थे और इस बार मुझे क्लियरली लगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि पेपर काफ़ी कैलकुलेटिव लग रहे हैं, पेपर काफ़ी कैलकुलेटिव हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार कैलकुलेशंस पे भी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार कैलकुलेटिव पेपर आएगा, सीडीएस का पेपर। ठीक है। तो बिना किसी टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। मैं ट्राई करूंगा कि 10 से 15 मिनट में हम इसको पूरा सॉल्व कर लें। ठीक है, स्पीड थोड़ा फास्ट रखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जय एंड विजय स्पेंट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय सम पेन्स एंड स्पेशल पेंसिल्स ऑफ द सेम क्वालिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। तो यहाँ पे जय है, यहाँ पे विजय है। ये इन्होंने कुछ पेन और पेंसिल खरीदी। पेन और पेंसिल, स्पेशल पेंसिल बोल रहे हैं, पेन और पेंसिल। ठीक है ना, पेन और पेंसिल खरीदी इन्होंने। अब आगे क्या बोल रहा है? इक्वल अमाउंट। अच्छा, मेन चीज क्या बोली थी? सम पेन खरीदे, सम स्पेशल पेंसिल खरीदी ऑफ सेम क्वालिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। सेम क्वालिटी है, ठीक है ना, और इक्वल अमाउंट, सेम पैसे खर्च करके। ठीक है ना। इसने खरीदी, आपके जो जैन है वो 3 पेंसिल और 5 पेंसिल खरीदी, 3 पेन और 5 पेंसिल्स खरीदी। ठीक। और विजय ने क्या करा? विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिल खरीदी। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब निम्न में से हमने फॉलोइंग ऑप्शंस को चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। अ पेंसिल कॉस्ट देन मोर अ पेन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए क्लियरली। जब क्या हो रहा है कि विजय, जो विजय है यहाँ पे, वो 1 पेन कम ले रहे हैं, तो उनके पास 2 पेंसिल ज़्यादा आ जा रही हैं। 2 पेंसिल ज़्यादा आ रही हैं, 1 पेन। और क्योंकि अमाउंट इक्वल है ना, इक्वल पैसा खर्च कर रहे हैं, तो 1 पेन की जो कीमत है ना, 2 पेंसिल के बराबर आ रही है। ठीक है, यहां से पता लग रहा है आपको सीधे सीधे। तो अ पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन, तो ऐसा तो है नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि आपका पेन महंगा है ना, पेंसिल महंगी नहीं है। द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ पेन। जो पेंसिल का प्राइस है वो पेन के प्राइस के बराबर है, नहीं ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। सी क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ अ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ द पेंसिल। ये बिल्कुल सही है। देखिए यहां से पता लग रहा है ना कि जब यहां से 1 पेन मैंने माइनस किया, उसी उन्हीं रुपयों में मेरे को 2 पेन एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ पे +2 पेन एक्स्ट्रा आ गए। तो क्लियरली आपको पता लग रहा होगा कि 1 पेन बराबर कितना है आपका? 2 पेंसिल है। तो अब सी बिल्कुल सही हो गया, बाकी सब गलत हो गया। ठीक है, चौथे को तो पढ़ना भी नहीं है फिर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू। पी और क्यू थे, इसके जितने मार्क्स थे इसके उससे 40 मार्क्स ज्यादा थे। ठीक है। इफ क्यू स्कोर्ड 10% मार्क्स लेस देन पी। अगर जो यहाँ पे क्यू है वो 10% लेस मार्क करता है क्यू से, ये 10% लेस मार्क्स है। ठीक है। हाउ मच डिड क्यू स्कोर, देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर। देखो पहली बात यहां से क्या पता लग जाएगी आपको? 10% की जो वैल्यू है ना, 40 के बराबर है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो अगर उसमें वैल्यू में कैलकुलेट करें तो 10% किसके बराबर है? 40 के बराबर है। ठीक। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एब्सलूट कितना कितना कम है ये इससे, पी कितना कम है? 40 कम है। और परसेंट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो 10% कम है, तो 10% 40 के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। हर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 400। ठीक है, अब 400 हो जाएगी। अब ध्यान देना यहाँ पे, देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर। देखो ये 100% जो वैल्यू आई ना वो पी की आई है। ठीक है, ये पी की वैल्यू आई है। ठीक है, क्योंकि जो 10% था ना पी के बेस पे था। कि जब मैं आगे आगे जो परसेंटेज की मेरी वीडियो देख रहे हो आप, उसमें आपको अगर बेस क्लियर हो गया होगा तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना। अब क्यू का स्कोर ना इससे 40 नंबर कम है, ठीक है ना, या इसका 40 नंबर ज्यादा है, तो जैसा मैंने सोचा उसका 360 मार्क्स है कुल मिला के। क्यू का 360 मार्क्स है। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। जो 10% था उसका बेस क्या था? 10% का बेस ऑब्वियसली आपका पी था, तो पी के हिसाब से हम सोचेंगे उसको। ठीक है ना।
समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, क्या पता क्या हुआ यहाँ पे। देखो पी था और क्यू था, इसके मार्क्स, पी स्कोर्ड 40 मार्क्स इससे, इसके सपोज एक्स थे तो इसके एक्स प्लस 40 था। तो कुल मिला के जो इसके जो एक्स मार्क्स है ना, इससे 10% कम है, 10% कम है। ठीक है, तो कई तरीके आपको करने के लिए, एक्स बराबर लिख सकते हो आप एक्स प्लस 40 इंटू इसका 90%, तो देन 10% कम है ना, तो उसका 90% हो जाएगा वो कुल मिला के। ठीक है ना, नहीं तो 9/10 हो जाएगा, 9/10, 10 मल्टीप्लाई करोगे 10x बराबर कितना हो जाएगा आपका 9x प्लस 360। कई तरीके होते हैं एक सवाल को करने के। ठीक है, x बराबर 360 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो आप, x बराबर 360, ट्रेडिशनल मेथड है ना, ट्रेडिशनल मेथड है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड से भी सवाल किया करो, उससे भी बहुत आसानी होती है क्वेश्चंस को करने में। ठीक है ना, क्लियर कट आपको समझ में आया था कि हो क्या रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन पी आस्क्स वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स एक्स एज टू हाउ मच मनी ही हैड। ठीक है ना, पी, एक पर्सन था कोई पी, ठीक है, 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड थे, हिज 3 फ्रेंड्स एक्स, वन ऑफ हिज, अच्छा एक 3 फ्रेंड थे उसके एक्स वाई जेड, उसमें से एक्स से पूछता है कि इसके पास कितने मनी थी। ठीक है ना, इसके पास, एक्स के पास कितनी मनी थी, तो एक्स रिप्लाई करता है, क्या रिप्लाई करता है, एक्स रिप्लाइड इफ वाई गिव्स मी 40 रुपीज, इफ वाई गिव्स मी 40 रुपीज, तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स प्लस 40। इफ वाई गिव्स मी 40 रुपीज देन वाई विल हैव हाफ ऑफ मनी, हाफ ऑफ एज मच एज जेड। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? देखो वाई ने इसको 40 रुपीज दिया तो वाई माइनस 40 हो गया, ये किसके बराबर होता, विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज जेड, तो जेड के बाद जितने रुपए उसका हाफ हो जाता। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे। फिर आगे देखिए, बट इफ जेड गिव्स मी 40, अगर मुझे जेड 40 रुपीज देता, तो यहाँ पे फिर से एक्स प्लस 40 हो गया, बट जेड के पास तो जेड माइनस 40 हुआ, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से। देन 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट, अच्छा तो ये इक्वल हो जाता वाई के, ये इक्वल हो जाता आपका जेड माइनस 40 के। देखो एक यहाँ से बन गई इक्वेशन, ठीक है, और एक यहाँ से बन गई वाई माइनस 40 इक्वल टू जेड बाई 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। अच्छा इसमें 2 इक्वेशन बन गई है ना। तो अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डेट एक्स वाई जेड हैव, तीनों के पास टोटल मनी कितनी थी। तो एक काम करो सीधे यहाँ से, यहाँ पे देखो जेड इक्वल टू दिख रहा है आपको जेड माइनस 40, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो जेड माइनस 40 इक्वल टू जेड बाई 2। ठीक, तो जेड बाई 2 इधर लेके आओगे आप, जेड बाई 2 इधर लेके आओगे, तो ये बच जाएगा आपका जेड माइनस जेड बाई 2 इक्वल टू 80, आपको हो जाएगा जेड बाई 2 इक्वल टू 80, जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका 160। ठीक, जेड इक्वल टू हो गया आपका 160। तो इक्वेशंस में यहाँ पे देखो, यहाँ के वाई की वैल्यू है जेड माइनस 40, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, 120 है। अब इसकी एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 40 बराबर है वाई, तो एक्स कितना हो जाएगा 80, एक्स वाई और जेड आ गया, जेड कितना आया आपका 160 आया था। सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा, देखो 120 प्लस 80 कितना होगा 200, और 160 360। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी जरा आदत पड़े कि पेपर में थोड़ा फास्ट तरीके से करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज LBS IDNZOZHR जो भी है, ठीक है। हाउ इज केमिस्ट्री रिटन इन दैट लैंग्वेज, देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखते ही पता लग रहा है। रीजनिंग का पेपर कभी भी आएगा, उसमें हमेशा क्या करना, आप ABCD सब मार्क कर लेना, ठीक है, M तक, फिर N से स्टार्ट हो जाना Z तक, ठीक है, ये पक्का मार्क कर लेना, इसके ऊपर नंबरिंग कर लेना। ठीक, इससे बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो M है, यहाँ पे L है, इससे पहले क्या होता है LM, तो -1 हो रहा है। ठीक है, A है, यहाँ पे B हो रहा है तो +1 हो रहा है, T है तो यहाँ पे S हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, सब जगह चेक करते जाओ, फिर लास्ट में देखो क्या हो रहा है, R से S आ रहा है, तो माइनस से शुरू हो रहा है, +1 -1 +1 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में चेक करो, केमिस्ट्री में पहले -1 कर दो, बी से स्टार्ट होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है,
या तो बी या तो डी। अब आगे बढ़ो, बी आई डी सबका सेम है, कुछ चेक मत करो। -1 +1 -1 +1 +1 में मतलब यहाँ पे आएगा +1 चौथे वाले में, एम एन हो जाएगा, एम एन मतलब बी आंसर सही है आपका। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा, एम से एन जाएगा, एम से एन सिर्फ इस वाले में है, नीचे वाले में एल है, गलत है ये। तो कितना आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, चेक करने का भी तरीका होता है, सब एक एक वैल्यू चेक नहीं करनी होती है आपको ना, केमिस्ट्री को पूरा राइट डाउन नहीं करना है ऐसे करके, ऑप्शन से फटाफट चेक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये पुराना हमारा मार्क मेरे साथ में आ गया क्या ये? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। देखो लगभग 7 बजे की टाइमिंग है सारी ना, 7 बजे 7 बजे 7 बजे 7 बजे 7 बजे 7 बजे। तो क्या करो, घड़ी पे 7 तक बजा दो, 6 7, ठीक है ना, 1 2 3, तो 7 बज रहे हैं, 7 देखो, 7 आइडली ऐसा होता है, ऐसा होगा, है ना, ठीक, ठीक है ना। 180 अगर ऐसा होता है, अगर बिल्कुल 6 बज रहे होते, एक 6 बजे तो 180 आपको सबको पता ही है कि 180 डिग्री एंगल बनेगा 6 बजे, आर एंड और मिनट हैंड के बीच में, है ना। बट यहाँ पे 7 बज गया, 30 डिग्री कम हो गया, तो इसको 30 डिग्री और आगे बढ़ना है ना, तो करीब करीब 7 5 पे जैसे ही आएगा, ये वाली मिनट हैंड जैसे 7 5 पे आएगी, तो ये जो आपका 7 वाली जो आर एंड है ना, वो भी थोड़ा आगे खिसक जाएगी, थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो आंसर आएगा ना आपका 180 डिग्री, वो 5 और 10 के बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, यहाँ पे आके कहीं पे, यहाँ पे आके कहीं पे 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आर की एंड है ना, वो कम डिग्री घूमती है ना। समझ में आ रहा है कुछ? 60 मिनट में, 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, 60 मिनट में 30 डिग्री, ठीक है ना। और जबकि आपका जो मिनट वाली घड़ी होती है, जो आपकी मिनट वाली होती है, वो 60, सॉरी, जो आपकी मिनट वाली होती है, वो 5 मिनट में 30 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा तेज घूमेगी मिनट हैंड वाली ना, और ये थोड़ा स्लो घूमेगी, तो 7 5 से 7 10 के बीच में एक हमें ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे वो 180 डिग्री बना रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आसान था बट लॉजिकल था, ठीक। अब ये क्वेश्चन होगा, बोल रहा है इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस का कोई टेस्ट है, 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स पॉजिटिव हो रहा है, 2 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, ठीक है, एवरी रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द 90 क्वेश्चंस, अ स्टूडेंट गॉट अ टोटल ऑफ 387 मार्क्स। देखो ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो क्या करो कुल मिला के, क्या करोगे मुझे बताओ। लेट एक्स बी राइट, राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, एक्स राइट क्वेश्चन थे, तो 5 × x हो जाएगा, -2 × 90 -x हो जाएगा। और ये मत पूछना कि 90 - कैसे x कैसे आया, ये रॉन्ग क्वेश्चंस का नंबर है, ठीक है ना। इसको तो 387 कर लो, बस इतने से वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, 5x - 180 + 2x = 387, 7x = कितना हो गया, कितना हो गया, 180 वहाँ पॉजिटिव चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 387 + 180, 180 है तो 200 ऐड कर दो पहले, 587 तो 567 हो जाएगा। एक्स से डिवाइड करोगे, एक्स से डिवाइड करोगे 7 से, तो कितना हो जाएगा, 81 तो 81 जो आया ना, वो राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। व्हाट इज द इनकरेक्ट क्वेश्चंस, कितने हो जाएंगे, 9। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन आ रखा था आपके सामने। इन्हीं सब क्वेश्चंस की वजह से मुझे लगा कि ये जो पेपर है काफ़ी टफ था, ये सबकी बस की बात नहीं है, सब बच्चे नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। यहाँ पे पहले समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पी है, क्या आर क्यू क्या है। देखो तो उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना।
जो जो चीज़ें बताऊंगा मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा, ढंग से सुनना उसको, है ना। देखो, पहले तो क्या है, ये हिंदी में आ गया क्या? ये कॉपी हिंदी में हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। हिंदी वालों के लिए भी तो कुछ करते हैं, है ना। जोड़ एडिशन के प्रश्न पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ जोड़ है, कोई नंबर है ऐसा 3p मल्टीप्लाई नहीं हो रखा है ना ये, ठीक है। ये 2 डिजिट का नंबर है कोई, p इक्वल टू RQ2, ठीक है। ये कोई नंबर है, जैसे 31 है सपोज, अगर p इक्वल टू 1 है तो 31 है, ऐसा कोई नंबर है ये, ठीक है। 3 × p नहीं है ये, ठीक है। ये कोई नंबर है। अब ये बोल रहा है PQR भिन्न है, मतलब भिन्न अंक हैं, अलग अलग अंक हैं सारे। इन सभी संभाव्य योगफलों का समांतर माध्य निकालिए। देखो, जितने भी ये नंबर आएंगे ना, ये RQ2 ये नंबर होगा, ये नंबर आएगा जो, इनका ना समांतरवाद निकालना है, ठीक है ना। जितने भी मतलब पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये जो भी संभाव्य मतलब प्रोबेबल योगफल हैं, जो एडिशन है, जो जितने भी वैल्यूज आ रही हैं इनकी, तो उनका क्या निकालना है, समांतरवाद, यानी कि मीन निकालना है या एवरेज निकालना है, ठीक है। चलिए इसको कैसे करना है, देखो। सबसे पहले क्या करो, इनको अलग कर लो सबको, पी को अलग कर लो। कैसे अलग अलग करोगे, इस जगह 30 + p, ये तो सबको समझ में आता होगा, नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा तो, है ना। 10p + p हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे क्या है, p तो ये 10, ये 10p मतलब 10 × p है ये, ठीक है। ये 10p मतलब 100 105 101 मत समझ लेना इसको, 10 × p है ये, ठीक है। प्लस आपका p हो जाएगा। फिर देखो क्या होता है, 57 को हम क्या लिखते हैं, 50 + 7। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की, इनको खोल दिया मैंने, 30 + p कर दिया, 40 + p कर दिया, 10 × p है ये, 10 × p है इंटू, ठीक है। 5 × 10 होता है बेसिकली ना, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जब करते हैं, वंस का प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस के प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबको p को एक साथ कर लो आप। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × p हो जाएगा एक तो, ठीक। एक तो क्या होगा आपका 70 हो जाएगा, प्लस 10p × 10p हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 20 × p हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना ये तो, ठीक। चलिए आगे करते हैं, इक्वल टू RQ2 है। अच्छा, अब देखो एक बात मुझे बताओ, हम इसका जो 2 है ना, ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट, इस यूनिट डिजिट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, इस वाले से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 0 आएगा, p × 20 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे p की वैल्यू ना, दो वैल्यू हो सकती है सिर्फ, या तो p इक्वल टू आपका 3 होगा, या तो p इक्वल टू 8 होगा। क्यों, क्योंकि 3 × 4 ही पीछे 12 देता है, मतलब पीछे 2 देगा, यूनिट डिजिट क्या देगा, 2 देगा। और जो 8 है, ये 8 × 4 होके 32 देते हैं, 32 यानी कि पीछे 2 आ रहा है। यहाँ पे कितना, 12 यानी कि पीछे 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, 2 इन्हीं दो वैल्यूज पे देगा। तो पहले p इक्वल टू 3 पे रखते हैं, देखते हैं हम, p इक्वल टू 3 रख दिया, ठीक। p इक्वल टू 3 रख दिया तो क्या क्या आएगा, देखो 70 + 20 × 3 + 4 × 3 इक्वल टू RQ2 लिखो अभी इसको ऐसे ही। ये कितना हो जाएगा, देखो ढंग से करो इसको कैलकुलेट, 70 + 60 + 12, ये हो गया 130, 130 12 142। आर क्यू की वैल्यू पता लग रही है आपको, 142 आ रही है, सही हो रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रोबेबल नंबर तो ये हो गया 142, ठीक। अब सेकंड प्रोबेबल नंबर देखते हैं, वो कैसे चेक करेंगे, 8, p इक्वल टू 8 रख के, ठीक है ना, ये पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी, p इक्वल टू 8 रख के देख लो। p इक्वल टू 8 रख के देखा आपने, तो वैसे क्या हो गया, p की जगह 8 आ जाएगा, प्लस 4 × 8 RQ2। कुछ नहीं है इसमें भी, 170 हो गया, 70 + 160 + 32, ठीक है। 160 में ये 70 + 32 ऐड कर दो, 102 हो जाएगा, 102 + 160 262, ठीक है। तो दूसरा प्रोबेबल नंबर क्या हो गया, 142, और दूसरा क्या हो गया, 262। तो 142 + 162, इसको ऐड कर दो और इसका वो निकाल लो, एवरेज निकाल लो। तो ये आ जाएगा 142 + 262 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ऐड करोगे आपको 404 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर होगा 202, ठीक। आसान क्वेश्चन है पर जबरदस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, आसान था पर जबरदस्त था।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा फिर दोबारा देख लेना, पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया इसको, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सीधे आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ के तुम्हें और क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई नंबर है पी क्यू, पी क्यू फिर मैंने बता रहा हूँ आपको, कोई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं है बल्कि ऐसे टाइप का है, 1 2 टाइप का, ठीक है ना, 12 नंबर है कोई जैसे। तो पी क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 3, दिस इज गिविंग आर क्यू क्यू। एक बात फिर बोल दिए, पी क्यू आर सब अलग अलग है, सेम वैल्यू मत लेना बिल्कुल भी, है ना। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस आर बटे क्यू, इसको निकालना है। तो इसमें क्या करना है, देखो क्यू कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से मल्टीप्लाई होके, कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से मल्टीप्लाई होके वही नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, देखो आप चेक कर सकते हो, एक करोगे आप मल्टीप्लाई तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक, एक करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बट ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे जो क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्यू आ रहा है यहाँ पे, तो 1 होके 1 आना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, तो हो ही नहीं रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, पीछे पीछे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 से करोगे तो 15, मतलब पीछे 5 आ गया। देखो यहाँ पे मैं 5 पुट कर रहा हूँ क्यू की जगह, तो मुझे यहाँ पे भी 5 ही मिल रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि क्यू बराबर कितना है आपका, 5 है। ठीक है, समझ में आया। क्यू की वैल्यू तो पता लग गई भाई हमें साहब, कि क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है। चलो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। पी 5 इंटू 3 इक्वल टू आर 5 हो गया। अब ये 3 मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड कर दो इसको, पहले हिंट मिल जाएगी वहां से तुम्हें। क्या हिंट मिलेगी, देखो अब देखो ये इंटीजर नंबर है ना, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, तो मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है, कि तीनों का सम 3 से डिवाइड हो। तीनों का सम 3 से डिवाइड होने के लिए आर इक्वल टू 2 को होना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। या तो 2 होगा या तो 5 हो सकता है, बट पहले मिनिमम से शुरुआत करते हैं, आर इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। 2 पुट करके जैसे ही हमने देखा तो वैसे हमें पता लग गया क्या, 255 डिवाइड होता है 3 से, कितना आता है, 8 और 5, 85 नंबर आता है। 85 दिख रहा है आपको, 5 पीछे है और पी इक्वल टू 8 आ रहा है। पहले इस वैल्यू से चेक करके देखते हैं हमारा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। चेक करके देखते हैं, पी इक्वल टू कितना है, पी इक्वल टू कितना है 8, आर इक्वल टू कितना है 2, और क्यू इक्वल टू हमारा कितना है 5, ठीक। तो ये कितना होता है पी प्लस आर, मतलब ये कितना होगा, 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 आ रहा है आंसर। आंसर हो गया आपका बी। बट एक चीज और है, एक चीज और ये है, एक चीज और ये है कि अगर मैं आर की जगह 2 ना लिख करके 5 लिख दूं, तब भी तो, तब भी तो बट हट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आर नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि आर लिखोगे तो आर इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ये कंडीशन तो आपको है गिवन कि 5 नहीं हो सकता। 5 की जगह क्या हो सकता है, आर इक्वल टू 8 लिख सकते हैं हम। 8 लिख के देखते हैं, अब 8 रख के देखते हैं, 8 रख के कितना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे मैंने 8 रख रहा हूँ, यहाँ पे 8 रख रहा हूँ तो 18 हो गया, तो मतलब फिर डिवाइड होगा आपका 3 से, डिवाइड करके दो कितना आ रहा है 2, और 2 हो गया 24, 8 5, 285, 285। अब 285 आया, बट बट हमारा जो नंबर है यहाँ पे वो P5 है, ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 3 डिजिट वाला नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो सारी पॉसिबल वैल्यूज हमने सोच ली, उसके बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ एक आंसर आ रहा है हमारा 2, ठीक है। 8 + 2/5 दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, समझ में आया। और पॉसिबल वैल्यूज मैंने सोच लिया कि देख लेता हूँ करके, क्या पता औरों पे आंसर आ रहा हो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है, सीडीएस के लेवल के हैं पूरे, तो इनको इग्नोर मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दे रखी है हमारे पास, ठीक है। उस टेबल में क्या कर रहा है कि कुछ प्लेयर, एक प्लेयर दे रखा है ABCD, और उसके रन्स दे रखे हैं, स्कोर्ड इन रन्स स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग, बॉल्स फेस्ड इन द फर्स्ट इनिंग, रन्स स्कोर्ड इन द सेकंड इनिंग, बॉल्स फेस्ड इन द सेकंड इनिंग, ऐसे कुछ दे रखे हैं प्लेयर ABCD के, ठीक है ना। कोई टेस्ट मैच है, हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच, हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच। अच्छा,
फास्टेस्ट रन स्कोरर क्या हो जाएगा, एक बॉल में मैक्सिमम रन, है ना, उसी को तो बोलेंगे। एक बॉल में पर बॉल के रन निकालने हैं, एक बॉल में कितने रन मारता है, फास्टेस्ट रन स्कोरर ना। एक तो हो गया हाईएस्ट रन स्कोरर, तो हाईएस्ट बोलता तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कौन सा हाईएस्ट रन स्कोर है, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, ए देखो, ए में देखो 61 रन है, यहाँ पे 14 रन है, यहाँ पे तो चलो कम रन है, बट इनको टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और एक यहाँ पे थोड़ा बी भी ज़्यादा लग रहा है, बी की वैल्यू 55 तक आ रही है, तो हाईएस्ट रन तो हमारे ए के आ जाते, हाईएस्ट रन किसके आ जाते, हाईएस्ट रन किसके हो जाते, ए के हो जाते। ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, हाईएस्ट रन किसके हो जाते, ए के हो जाते अगर हाईएस्ट पूछता, बट यहाँ पे हाईएस्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है फास्टेस्ट, फास्टेस्ट, एक मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, चलिए मैं एक बार जरा मिटा देता हूँ इसको, कुछ मेरा सिस्टम में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का बस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या मांग पूछा है हमसे, इसमें क्या हमने कैलकुलेट करना है, फास्टेस्ट रन स्कोरर कौन है। देखो पहले इनिंग में तो नो डाउट सबसे ज्यादा रन किसके हैं, ए के हैं, और बॉल्स भी उसने मतलब ठीक ठाक ही ले रखी है, मतलब 99 बॉल्स खेल रखी हैं उसने, है ना। तो इसको करके देखते हैं पहले, ठीक है, क्या करोगे आप, 99 बॉल्स ए का निकाल रहा हूं मैं, 61 रन ए, तो पर बॉल इसका वो निकाल लो, ठीक है ना, पर बॉल कितना दे रहा है वो, एवरेज कितना दे रहा है पर बॉल में, कितना लेगा रन बना रहा है, 61/99। ठीक, सेकंड इनिंग में क्या कर रहा है ए, कितना कर रहा है, 14 रन बना रहा है। सेकंड इनिंग में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस होगी इसकी ना, इसलिए हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ रहा है। और बी का देखो, बी का एकदम से सेकंड वाले में बढ़ गया, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रखा है इसने, ठीक है ना, इक्वलेंट टू डेट ऑफ ए कर रखा है, ठीक है ना। तो ए ने 14 मारा, कितने बॉलों में, 76 बॉलों में। अच्छा, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ये आपको देख के लग रहा है 16/61/100, सोच लो यहाँ पे एक बढ़ा दो, तो इसकी वैल्यू तो बड़ी होगी, लगभग 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 लोगों मान लो किसके बराबर, 0.61 के बराबर मान लो, ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं करते पेपर में ना, इसके बराबर मान लिया 0.61। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो आप 14/76, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले डिवाइड कर लो, 7 से 2 से चला जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक, अब डिवाइड करके देख लो अलग से, यहाँ पे 738, जीरो लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना, 38 बन जा 38 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 32 आ जाएगा, जीरो। अब 380 है, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स करके देखो, 8 टाइम्स करोगे आप 240 प्लस 64, 304 हो जाएगा, 8 टाइम्स चला गया 304 हो गया। अब 16 करीब करीब आ गया, तो इसको इतना लिखो बस, 0.18 तक लिखो, ठीक है, पहली वाली इतनी आ गई, दूसरी वाली इतनी आ गई, ठीक है। अब बी का देख लो, बी का चेक करो, बाकी का चेक मत करना, बाकी सबके तो कम ही लग रहे हैं, बहुत ही कम कम है, ठीक है ना, बाकी सबके तो बहुत ही कम कम रन है। ठीक, ठीक है ना, अभी मैं समझा दूंगा मेरे को कैसे पता लग रहा है बाकी सबके कम है, और बी का मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो बी का निकालो अब, 5/12 कितना हो जाएगा ये, 50/12 कर लो, पॉइंट लगा दो ऊपर, 4, 48, 2, 21, 12, 8, 80 हो गया, तो 0.41 ही रहने दो इसको, चलो 0.41 ही कर दो, या फिर एक स्टेप फर्दर लिखना चाहते हो, 12 6 जा 4.416। ठीक, सेकंड वाले में कितना बनाया उसने, 50/85, 5 से डिवाइड करोगे आप कितना हो जाएगा, हाँ ऊपर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो गया, 10/17। अब इसको डिवाइड करो, देखो मैं आपको डिवाइड करके भी बता रहा हूँ यहाँ पे,
क्योंकि पेपर में आपके प्रैक्टिस ही काम आएगी, आप भी करते रहो प्रैक्टिस साथ साथ में, ठीक है ना। 0 5 17 5 जा 85 ना हुआ यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। अब कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 का करके देखो, 9 का करके देखो, 9 90 और 63 ज़्यादा हो जाएगा 153, 8.85 कर दो बस, 0.58 सॉरी 0.58। अब ना इन दोनों का एवरेज निकालो, ठीक, इन दोनों का एवरेज निकालो, इसका बी का एवरेज कितना आ जाएगा, फास्टेस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट मैच, पूरे टेस्ट मैच में देखना है तो इन दोनों का एवरेज निकल जाएगा, 01416 प्लस 58, ये कितना हो जा रहा है आपका, देखो यहाँ पे 996 के करीब करीब आ जा रहा है। तो 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना हो जाएगा, ये देखो 0.4 से डिवाइड करोगे 4 18 9 18, ठीक है ना, 4 9 जा 18 हो गया और 8 इतना आ गया, बी का इतना आ गया। अब ए का चेक करो, यहाँ पे ए का दोनों का चेक करो, ए का देखो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ए का मुझे पता लग गया कि कम हो जाएगा, एक बार करके देख लो, यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करो, 0.61 डिवाइडेड बाई 0.18 ना 0.79 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 35 और 37 के करीब करीब आ जाएगा, 38 ही मान लो, 9 39 के करीब करीब, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ए का कितना आ रहा है एवरेज, दोनों का एवरेज ए का कितना आ गया 0.39 और बी का कितना आ गया, इतना आ गया। तो ऑब्वियसली किसका ज़्यादा है, बी के ही स्कोर ज़्यादा है, बी का जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर है, बी का फास्टेस्ट रन स्कोरर है, ठीक है, बी आंसर हो गया इसका। तो जल्दी करता हूँ मैं जरा, मेरी बैटरी लो गई और आज यहाँ लाइट भी नहीं है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा मैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेस, ठीक है, मतलब आधे लोग हैं जो गांव में, ठीक है, आधे लोग हैं जो, मैं विलेजर्स करके करता हूँ, विलेजर्स में मान लेता हूँ 100 लोग हैं सपोज, वैसे इसको करने की जरूरत नहीं थी, ये तो नॉर्मली हो जाएगा, पर फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, 50 लोगों का ओन हाउस है, ठीक। फिर बोला 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी, 1/5 कितना, 1/5 कितना होता है, यहाँ से निकाल लो आप, 20 हो जाएगा, पैडी बोते हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी आ गया। 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, लिटरेट कितने विलेजर्स है, 33 1/3%, मतलब 33 1/3 मान लो अभी, ठीक है। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर एज, अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, 4/5 ऑफ द विलेजर्स, 4/5 ऑफ द विलेजर्स, देखो क्या बोल रहा है, इसका 4/5 निकालोगे आप, 4/5 निकालोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, है ना, ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली ट्रू, सर्टेनली करेक्ट, अब चेक करते हैं चलो। ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज आर लिटरेट, देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, लिटरेट तो सिर्फ इतना ही है, ये वाले लिटरेट है, ये है लिटरेट, तो जिनका ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज आर लिटरेट, ये भी नहीं कह सकते हम, कुछ नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इतने इतने लोग हैं लिटरेट, 33 1/3। फिर क्या बोला, सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट, अच्छा ये हो सकता है, इसको होल्ड पे रखो, सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट, देखो 80 लोग लगभग लगभग 25 से कम एज के हैं, और 33 लोग लगभग लगभग क्या है, लिटरेट है, तो इसमें से भी सर्टेनली कुछ लोग तो होंगे ना लिटरेट, अगर मैक्सिमम 20 लोग भी आपने, जो 20 लोग हैं इसके एक्स्ट्रा, अगर उसको सबको लिटरेट मान लिया तुमने, तो इसके कम से कम 13 लोग तो लिटरेट होंगे, तो ये सही लग रहा है बी वाला। और देखते हैं, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी, हाँ ठीक है, हु कल्टिवेट पैडी हाफ 10, हु कल्टिवेट पैडी आर इलिटरेट, देखो ये बता नहीं सकते हम, है ना, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है कुछ, ये बता नहीं सकते हम, ये भी गलत है, ठीक है ना, सर्टेनली ट्रू ना, सर्टेनली नहीं है ये। नो विलेजर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज हैज हिज ओन हाउस, ये भी नहीं बोल सकते हम कुछ भी, हमें पता ही नहीं कुछ इसके बारे में, तो सर्टेनली करेक्ट हो जाएगा आपका बी, ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, चलो अब मंथ 30 का है या 31 का है, 31 दिन का है या 28 दिन का, हमें कुछ नहीं पता ये। अब आगे देखते हैं, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे, तो 17th डे मुझे पता लग गया, और सैटरडे उस दिन, ये पता लग गया मुझे इसमें, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में।
ठीक, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ? 14 डे निकालना है गिवन मंथ का, इस मंथ का। तो देखो सेकंड वाले स्टेटमेंट में मुझे पता लग रहा है कि 17th डे को सैटरडे है, तो 16 को क्या होगा, फ्राइडे हो जाएगा, 15 को हो जाएगा थर्सडे, 14th डे को क्या हो जाएगा, आपका वेडनेसडे हो जाएगा। तो सिर्फ स्टेटमेंट टू ही अलोन सफिशियंट है आंसर देने के लिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको कुछ नहीं बताएगी ना कि मंथ 28 का या 30 का या 31 का है, ये कुछ भी नहीं पता हमें, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा बी ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच डे इज 10th अक्टूबर 2027? ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा था, क्योंकि आपको पता है कि 10th अक्टूबर 2021 को आपका एग्जाम हुआ था और उस दिन क्या था, संडे था। ठीक है, उस दिन संडे था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो चलिए अब बताइए, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सपोज 10th अक्टूबर 2021 को संडे था, तो 10th अक्टूबर 2022 को, 10th अक्टूबर 2022 को क्या हो जाएगा, एक डे बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसा संडे था यहाँ, तो अब ये मंडे हो जाएगा, ठीक है। 2023 में क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 2024 में क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे नहीं होगा, थर्सडे होगा यहाँ पे। थर्सडे क्यों होगा, क्योंकि 2024 में आपका लीप ईयर था, ठीक है ना, ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये क्या है, लीप ईयर है। तो इसमें एक डे बढ़ जाएगा ना, 28 की जगह फैब 29 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो 10th अक्टूबर को वेडनेसडे की जगह थर्सडे हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो बढ़ेगा, एक ये लीप ईयर की वजह से बढ़ गया है ना। तो ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक, 25 में क्या होगा, 2025 में फ्राइडे। 26 में फ्राइडे हो गया आपका, फिर सैटरडे, और 2027 में क्या हो जाएगा, संडे। हाँ, संडे आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर दोबारा से संडे आ गया, तो ये आंसर आपका ए हो गया। ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। यार दूसरा तरीका क्या है, एक एक ना करके तुम सीधे कर सकते हो क्या। 2021 से 2027 के बीच में कितने साल का गैप है, ये 6 साल का गैप है, तो 6 दिन बढ़ जाएगा। और एक लीप ईयर की वजह से 6 + 1 7 दिन बढ़ जाएगा। 7 दिन बढ़ जाएगा मतलब यहाँ पे संडे था, तो यहाँ पे 7वें दिन क्या आ जाएगा, फिर से संडे आ जाएगा। ठीक, तो इस ऐसे भी कर सकते हो आप ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पे आना, सीधे, इतना कुछ नहीं पढ़ना मैंने, सीधे यहाँ पे आओ। सम ग्रीन्स आर ब्लूज, सम ग्रीन्स आर ब्लूज, ठीक। सम ब्लूज आर ब्लैक्स, सम ब्लूज आर ब्लैक्स, इसको सम ब्लूज और ब्लैक्स कर दो, ठीक है, बिल्कुल सही। सम ब्लूज आर ब्लैक्स, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स कह नहीं सकते, सर्टेनली नहीं होगा ना, जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक। अब देखो, नो ग्रीन इज ब्लैक ये भी कह नहीं सकते है ना, क्या पता अगर ये ब्लैक वाला इतना बड़ा हो जाता तो ये ग्रीन भी ब्लैक हो जाती, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सर्टेनली ट्रू नहीं है। और ग्रीन्स आर ब्लैक्स, ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, ये भी सर्टेनली ट्रू नहीं है ना। ये भी नहीं पता हमें कि ऑल हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि देखो, जब मैंने कहा सम ब्लू आर ब्लैक, तो सम जब कहा मैंने, तो सम वाले स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये पूरा भी ब्लैक हो सकता है ना, ये पूरा भी ब्लैक कर सकता हूँ मैं, उसमें भी सम ब्लैक, सम ब्लूज आर ब्लैक बोल सकते हैं उसको भी, ठीक है ना, क्योंकि सम तो होगा ही ना। तो ये भी ट्रू नहीं है, ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक्स, ठीक है।
ऑल ब्लैक आर ग्रीन्स, ऑल ब्लैक आर ग्रीन्स, ये भी स्टेटमेंट पूरी सही नहीं है, ठीक है ना। होता क्या है देखो, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ सपोज मैंने ये बनाया आपका एक और, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, बिल्कुल सही है। अब मैंने जब कहा ना कि सम ब्लूज आर, सॉरी, सम ग्रीन्स आर ब्लूज, फिर मैंने कहा सम ब्लूज आर ब्लैक्स, तो अगर मैं यहाँ पे भी बना दूं ये चीज ना, ये ऐसे इसको ब्लैक कर दूं मैं, तो इसका मतलब यही होगा कि सम ब्लूज आर ब्लैक्स, सम ब्लूज आर ब्लैक्स। बट यहाँ पे दूसरा मीनिंग क्या आ जाएगा इसका, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, ठीक है, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो जाएगा। तो ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सर्टेनली ट्रू नहीं है ये भी, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 2 3 और 4, कोई भी कंक्लूजन आपका ट्रू नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है ना। कोई सीक्वेंस है, को ट्राई करना है, आपको बताना है कि कौन सा ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। आसान सीक्वेंस है, देखो आप पता लग रहा है, × 3 + 1, यहाँ पे देखो × 3 + 1, 2 × 3 = 6 + 1 7, 7 का क्या हो रहा है 7 3 + 1 22, 22 × 3 + 1 67, है ना। ऐसे करके लास्ट में इसको चेक करो सीधे, 202 × 3 + 1 606 + 1 607। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आज मैंने पूरे क्वेश्चंस सी सेट के पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे, उसको मैं दिखाता हूँ आपको एक बारी फिर से, जो मुझे लगा कि सबसे अच्छे क्वेश्चंस थे इसके। एक तो ये क्वेश्चन था, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सीडीएस में भी आ सकता है ये, ठीक है ना, इसलिए इसको देख लेना फिर दोबारा। ये दो क्वेश्चन, ये 69 और, इसको तो मार्क कर लो सीधे तुम, इसको मार्क कर लो, ठीक, इसको और इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हो गए, मतलब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन भी आता ही है, मतलब ये तो इजी क्वेश्चन है, पर जिसको नहीं आता वो कर लो, है ना। ये भी एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, ये तो इजी क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन आ सकता है आपके सीडीएस में, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी राइट डाउन कर लेना, और ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हालांकि ये थोड़ा आएगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा इजी था, है ना, बट अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। चलिए फिर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी कल डिस्कस करेंगे, देखता हूँ मैं कुछ इंग्लिश की क्लास अगर लेके आ पाऊँ इसके बाद, तो आई विल ट्राई। इसके साथ ही मैं जरा आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर भी मैथ्स के वो सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, और लास्ट में जय हिंद, बाय बाय।